हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई बात करेंगे हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की। तो आज है हमारी 2 मार्च, तो कल रात तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उस पर बात करेंगे। तो ये क्लास जो स्पेशल जो हमारा जो एडिटोरियल से रिलेटेड है, तो इसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर जैसे मतलब द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, मिंट हो गया और पीआईबी न्यूज है, उनको देखेंगे। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, चाहे 2024 में दे रहे हैं, चाहे पीटी मेंस दोनों के लिए, प्लस जितने हमारे बीपीएससी हो गया, आरएस हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। क्लास को भाई जो हमारी स्टैटिक जीके को हम करंट से रिलेट करेंगे। तो करंट को स्टैटिक जीके से, चाहे आपकी हिस्ट्री की हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो और इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, सबको रिलेट करते हुए चलना है। सब समझते हैं। फर्स्ट न्यूज क्या है भाई, देखो फर्स्ट देखते हैं हमारा फर्स्ट जो हमारा द इंडियन एक्सप्रेस का है भाई। देखो, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट बैन बाबा रामदेव पतंजलि फ्रॉम एडवर्टाइजिंग हिज प्रोडक्ट। तो भाई देखो, ये पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहली बात और इस एक्ट के सेक्शन में जो 7 साल का जो सजा का प्रावधान है, और इस एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है और इस कानून के तहत क्या क्या आएगा, ये सारी चीज देखेंगे। मुख्य बिंदु इसके क्या क्या है। और ये अब यहाँ जो जिस ड्रग है वो जो मैजिक रेगुलेटरी एक्ट है 1954, उसकी क्या बात की गई है, तो सारी चीज देखने हैं। Why did the Supreme Court ban the Patanjali from advertising his product? तो जीएस पेपर सेकंड में आएगा पॉलिटी में। चर्चा में क्यों है भाई, देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाबा रामदेव जी कंपनी है, वो कहा गया है कि वो जो लोगों को गुमराह करती है, तो उसके विज्ञापन करने पे रोक लगा दी है विज्ञापनों पे। तो प्रमुख बिंदु पेनमेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कंपनी में ऐसा विज्ञापन नहीं देने के निर्देश दिया था। कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया। उसकी भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था लास्ट ईयर, लेकिन इसे कंपनी ने उसे क्या वो करते नजरअंदाज करते रहे कि भाई कोई बात नहीं, दे रहे हैं नोटिस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है कि ठीक है भाई, अब तो हम जो कर रहे हैं आपको जो अवमानना नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी बात ना मानने के कारण। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर जो पतंजलि की ओर से कहा है कि जो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं उसका पालन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को जो फैसले पर पतंजलि ने क्या कहा है कि भाई जो हम उसके आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, उसका जो हम स्वागत करेंगे और निर्देशन करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो है ही नहीं इंडिया में कुछ भी। तो सुप्रीम कोर्ट जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका सुनवाई चल रही थी। इसमें कहा गया था कि 2022 में जो 17 अगस्त को एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, कहा गया था कि पतंजलि कोविड-19 और जो एलोपैथी के खिलाफ जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, वहीं खुद को आयुर्वेदिक दवा की कुछ बीमारियों को इलाज का झूठा दावा किया जा रहा है कि ये जो है पतंजलि कोविड वैक्सीन के जो लोगों को वैक्सीन मत लगवाओ कि भी लगवाओ, उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। और एलोपैथिक के खिलाफ जो क्या कर रही थी, झूठा नेगेटिव प्रचार कर रही थी और खुद की कि भाई ये आयुर्वेदिक दवा है, इनको यूज करो, ये कोविड में बहुत ज्यादा लाभकारी है, इस तरह से तो नेगेटिव प्रचार किया था। तो उसका एक दायर याचिका थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच में अपनी ड्रग्स जो मैजिक रेडीमेड आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 का हवाला दिया और पतंजलि की ओर को बीमारियों के इलाज के लिए बनाए गए उत्पादों के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी है। ये हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। इस पर जो क्या करती है, जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सरकार जो बंद करके बैठे कि इतने दिन हो गए 2022 से, जब से कोरोना में तब से इतना टाइम हो गया, 2024 चल रहा है कि अब जो इस पे इसके विज्ञापनों को तुम कंटिन्यू दिखा रहे हो, लोगों को गुमराह करा जा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है। तो 2 साल से आप कर क्या रहे हैं इस ड्रग्स एक्ट के, इसे कब प्रतिबंध करेंगे। ये बड़ी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार तत्काल को कुछ इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तुरंत कर रहे, तुरंत एक्शन ले कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को निर्देश दिया है कि जो भ्रामक सामग्री
सामग्री देने वाली दवाओं को सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया से तत्काल बंद कर दे। कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो इस तरह की जो आपके विज्ञापन चल रहे हैं प्रिंट मीडिया या लोगों को जो भ्रम किया जा रहा है डिफरेंट प्रिंट मीडिया से या विज्ञापनों को, उनको तत्काल बंद करना है। फटकार के बाद जो पंचली की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट जो इनकी तरफ से, पंचली की तरफ से कौन आए थे, विपिन सांघवी ने आश्वासन दिया कि कंपनी भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी, साथ ही सुनिश्चित करेगी कि प्रेस में कैजुअल बयान न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दाखिल करने के लिए पंचोल को 3 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि भाई अपना जो सफाई में जो कहना है पंचोली को 3 हफ्ते का समय दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कंपनी को ड्रग्स और जो मैजिक रेमिडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 का हवाला दिया है। अब यहाँ की जिस ड्रग्स और जो मैजिक रेमिडीज एक्ट 1954, तो क्या है भैया, तो ड्रग्स और जो मैजिक रेमिडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 भारत की संसद से पास एक कानून है जो भारत में दवाओं को विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। यह जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाओं और जो उपचारों को विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। अगर कोई संस्था नियम नहीं मानता है तो ऐसे संज्ञेय अपराध है, यानी इसे केस से जुड़े मामलों को पुलिस स्टेशन या प्रभारी मजिस्ट्रेट के सामने बिना जांच के कर सकता है और साथ ही जो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। कि जिस तरह का इसमें जो है, इसमें बिना कोई मजिस्ट्रेट जांच कर सकता है, बिना और वारंट के उनको गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह एक्ट किसी एक जो मैजिक रेमिडीज यानी कि जादुई इलाज जैसी बीमारी, ताबीज तंत्र को मैजिक रेमिडीज मानता है कि भाई जादू कोई हो गया, कि भाई जादू हो गया, कि बाबा तंत्र बाबा, इस तरह से ये चीजें जो जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यानी इंसानों और जानवरों को बीमारी को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है। इसके चीजों को अलावा ऐसी उपकरण भी शामिल हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है, यानी इंसानों को जानवर से आलम को प्रभावित करने के लिए शक्ति होती है। एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक कानून कुछ ऐसी चीजों दावा और इलाज के प्रचार के लिए प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के तहत क्या क्या है, महिलाओं के में जो अबॉर्शन को बढ़ावा देना यानी गर्भधारण को रोकना, सेक्सुअल क्षमता को सुधारना या बनाए रखना, इसमें सारे कानून के तहत आएंगी। महिलाओं को में जो पीरियड संबंधी समस्याओं का समाधान, इस एक्ट में जो मेंशन की गई बीमारी से किसी भी इलाज, निदान और उसकी रोकथाम को अपराध माना गया है। 50 से अधिक बीमारी इस एक्ट में जो मेंशन किया गया है। इस कानून में कुछ भी अपवाद है जिन्हें कानून में छूट दी गई है। कोई भी ऐसी बीमारी जो डिसऑर्डर यानी कि मेडिकल कंडीशन जिसके तहत कोई भी निश्चित इलाज ना हो, ऐसी बीमारियों को जो जिसका इलाज नहीं हो तो फिर कुछ भी करा सकता है, तो वो तो इसमें रखा गया है। जो महिलाओं में जो अबॉर्शन बढ़ाने के लिए कि भाई जो अबॉर्शन उनको जो गर्भधारण को रोकने के लिए और सेक्सुअल क्षमता को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें पीरियड को जो समस्याओं को निदान के लिए इसमें सारी रखी गई हैं। ऐसी बीमारियों को जो ऐसे इस कानून के तहत छूट दी गई है जो पेट में दर्द, सर दर्द, इस तरह की आम समस्याएं हैं कि उनका इलाज है इसमें। तो बाजार में मौजूदा दवाइयां कुछ अतिशयोक्ति पर भरा प्रचार भी देती हैं और इस पर जो दायरे में बाहर रखा गया है। ड्रग्स में जो कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कोई भी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सलाह के बाद ही जो कानून में छूट मिल सकती है। केंद्र ने अगर कोई जरूरी समझे तो कुछ लोगों को कानून में छूट दे सकती है। ऐसे व्यक्ति आते हैं जिसमें केंद्र के अनुसार आयुर्वेदिक या यूनानी दवाओं का प्रैक्टिकल अनुभव है। इस एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी विज्ञापन प्रकाशन शामिल नहीं होगा जिसमें दवा के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी दी जा रही है। सेक्शन 5 के एक्ट के तहत जो सेक्शन 3 में मौजूदा प्रावधानों में से कोई असर होगा बारे में बता सकता है। सेक्शन 5 क्या कहता है, कोई भी शख्स जो इलाज में चमत्कारी दवाओं को दावा करता है ऐसे किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं चलाया जा सकता सीधे तौर पर जो परोक्ष रूप से चमत्कारी इलाज वकालत की गई हो। अच्छा, इस एक्ट में जो सेक्शन 7 में सजा का प्रावधान है, यदि अगर पहली बार आरोपित साबित होते हैं तो 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। अगर इसके बाद दोषी पाए जाते हैं तो 1 साल की जेल या जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो इससे बनता हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा जो ड्रग्स मैजिक जो रेमिडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 भारत के दवाओं के विज्ञान को नियंत्रित करता है। यह जादुई गुणों दावा करने वाली दवाओं और जो प्रचार को प्रतिबंध लगाता है। दूसरा है ऐसी बीमारी को इस कानून के तहत छूट दी गई जो पेट दर्द या सर दर्द का नाम आम समस्या है, तो नहीं दी गई है भाई। दूसरा थर्ड है हमारे ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत गठित गई टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड सलाह इस कानून को छूट मिल सकती है। तो केवल इसमें दूसरा, इसमें देखो पहला ही सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट हमारा जो है जो न्यूज है भाई हमारा AWTA मीट इंडियन पिचेस फॉर द पार्लियामेंट सॉल्यूशन टू फूड स्टॉक पाइल्स इशूज
तो क्या है भाई, चर्चा में क्यों है, स्वामीनाथन रिपोर्ट में दिए गए सुझाव क्या है, एमएसपी के तहत फसलें क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, और विकसित विकासशील देशों द्वारा दी गई सब्सिडी भारत में अंतर क्या है। ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं और भारत का तर्क इसमें क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे भाई हम इसको। तो भारत ने डब्ल्यूटीओ वार्ता में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान को अंतिम रूप देने की वकालत की गई है। जीएस पेपर थर्ड में रखेंगे इकोनॉमी में से। चर्चा में क्यों है, भारत में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ 13वें जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान कृषि पर चल रही वार्ता पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पीएचएस के स्थायी समाधान के अंतिम रूप देने की वकालत की गई है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, मेन पॉइंट। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पीएचएस के तहत जो सरकार समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों को से जो गेहूं चावल जैसे फसलें खरीद स्टॉक करती है, फिर इस अनाज से कमजोर तबके की मदद के लिए मुफ्त या सस्ते में वितरित कर किया जा सकता है। कृषि पर होने वाला यह जो वार्ता सत्र 27 फरवरी को शुरू हुआ। इस दौरान जो भारत ने पीएच पर 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय और 2014 में सामान्य परिषद निर्णय और 2015 में नैरोबी मंत्रिस्तरीय निर्णयों के लिए जनादेश को वापस ले लिया है। तो ये सारी जो क्या हुई थी, जैसे बाली में हुई थी और ये आपका नैरोबी में, ये स्तरीय मंत्री जो ये बैठक होती रहती है उसके बारे में डब्ल्यूटीओ की। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापारिक नियमों को तय करते हैं। भारत न केवल डब्ल्यूटीओ स्थापित सदस्यों में से एक है, ये भारत जो इसमें बल्कि जो इस संगठन के सक्रिय भागीदार भी है। इसमें भारत जो एक जो संस्थापक सदस्य है भारत इसका, और इसमें सक्रिय जो एक्टिव है, जो जनवरी 1995 का एक हिस्सा है। मौजूदा समय में भी जो विश्व व्यापार संगठन 164 देश है, कितने 164 देश है, और विश्व में 98 जो फीसदी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे जो प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है भारत का तर्क, क्या है भारत का तर्क है, जो ध्यान केवल निर्यात देशों के व्यापारिक हितों के सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक में चिंता खाद्य सुरक्षा, लोगों की जीविका को लेकर है। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो विश्व व्यापार संगठन में लंबे समय से अटके पीएचएस जैसे महत्वपूर्ण अनिवार्य मुद्दे स्थायी समाधान के बिना विकासशील देशों में भुखमरी खिलाफ चल रही जंग को भी नहीं जीता जा सकता। विकसित देश शुरू से भारत के जो पीएचएस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली में 2013 में हुए जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पीएसएच को लेकर जो पीस क्लोज को हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत जो इसके स्थायी हल न निकलने के कारण कोई भी देश अनाज की खरीदारी और उससे कम दाम पर लोगों को वितरित करने का विरोध नहीं करेगा। भारत के मुताबिक यह मुद्दा इतना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 33 देशों के एक समूह के संग्रह में अफ्रीका, कैरिबियन और प्रशांत देशों के एसीपी और जो अफ्रीका समूह के इस प्रकार के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया गया है। बता दें कि दुनिया के 61% आबादी प्रतिनिधित्व करने वाले 80 अधिक इसमें शामिल हैं। विकसित और विकासशील देशों के द्वारा दी जा रही सब्सिडी है में भारी अंतर। तो विकसित और जो डेवलपिंग और जो डेवलप कंट्री है उनमें जो सब्सिडी दी जा रही है वो बहुत अलग अलग है। ऐसा क्यों है? भारत ने जो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के सामने विभिन्न प्रकार के प्रति किसान द्वारा दी जा रही घरेलू सहायता के मौजूद महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डाला है। विकसित देश पहले ही विकासशील देशों की तुलना में अपने किसानों को दी जा रही सब्सिडी दे रहे हैं। भारत सब्सिडी के दौर पर कि इस मूल्य आधार पर जो बदलाव चाहता है। गौरतलब है कि जो कुछ विकसित विकासशील तुलना में जो 200 गुना अधिक सब्सिडी दे रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को यह 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी 2024 को अबू धाबी में शुरू हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार अपने किसानों को फसल खरीदती है और किसानों को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल का लिए वह न्यूनतम मूल्य जिसमें किसानों को द्वारा लिए गए लाभकारी मानती है और इसके द्वारा किसानों को जो समर्थन करती है। एमएसपी के तहत फसलें कौन कौन सी आती हैं? कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा जो 22 जो अधिष्ट फसलें जैसे मस्टर्ड क्रॉप्स के लिए जो मैंडेटेड क्रॉप्स न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, गन्ने के लिए उचित लाभकारी एफआरपी सिफारिश की जाती है। कृषि लागत मूल्य आयोग सीएपीसीबी कृषि द्वारा किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संग्रह कार्यालय है। अधिष्ट फसलों पर 14 फसलें जो जिसमें 6 रबी और फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इसके अलावा जो लाही नारियल के समर्थन मूल्य में एमएसपी निर्धारण क्रम से जो सरसों, सूखे नारियल और न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो एमएसपी के आधार पर किया गया है।
एमएसपी की सिफारिश संबंधित कारक कौन कौन से हैं? किसी भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करते हुए कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा जो लागत विभिन्न प्रकार के कारकों पर विचार किया जाता है। यह फसल के लिए आपूर्ति एवं जो मांग की स्थिति है, बाजार मूल्य, प्रवृत्ति, घरेलू, वैश्विक और उपभोक्ताओं के नियत के लिए मुद्रास्फीति, पर्यावरण, मिट्टी और जो पानी के उपयोग, कृषि गैर कृषि क्षेत्रों के लिए बीच में व्यापार की शर्तों के कारकों पर विचार करता है। 3 प्रकार का उत्पादन लागत है इस पे। तो सीएसीपी क्या है? सीपी जो भारत राज्य सरकार द्वारा भारत दोनों स्तर पर जो प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार के उत्पादों को लगाने का अनुमान लगाता है। A2 क्या है? इसके द्वारा किसान द्वारा बीज, उर्वरक, किसान कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। A2 प्लस FL इसके तहत जो A2 प्लस साथ साथ जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम एवं जो अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। C2 यह एक अधिक व्यापार लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत जो A2 प्लस FL की किसानों के स्वामित्व वाली किसान भूमि और जो अचल संपत्ति किराए और ब्याज को शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करते हुए CACP द्वारा जो A2 प्लस FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। CACP द्वारा जो A2 प्लस FL लागत की गई गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है। यह देखने के लिए अनुवांशिक MSP कम कुछ उत्पादों को लिए कवर करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मानदंडों के मंत्रिमंडल स्तरीय CACP द्वारा दो MSP स्तर और जो CACP द्वारा दिए सिफारिशों को अंतिम निर्णय लेती है। MSP में वृद्धि का महत्व क्या है भी? इस वृद्धि के माध्यम से पोषक तत्वों के भरपूर पोषक अनाज अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें जो उन क्षेत्रों को उत्पादन को प्रोत्साहित किया करेगा जिसमें जहां भूजल तालिका में दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव गेहूं, चावल आदि का उपयोग किया जाना संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में MSP के फिर से संगठन किए गए जो कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मांग आपूर्ति असंतुलन को ठीक करने और किसान को सर्वोत्तम तकनीक और जो कृषि पद्धतियों को अपनाकर इन फसलों को उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। किसान सरकार ने दिए किसानों को प्रस्ताव। हाल में किसानों द्वारा आंदोलन और मांग के द्वारा सरकार द्वारा फसलों द्वारा 5 साल के लिए MSP देने का आश्वासन दिया है और किसानों को द्वारा 5 साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि एजेंसियों द्वारा दालों, मक्का और जो कपास की फसलों को खरीद पर प्रस्ताव दिया है। NCPCA राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने जो नेफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जैसे समितियां उन जो किसानों के साथ अनुबंधन करेगी। अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का आदि आते हैं इसमें। अगले 5 वर्ष तक अगली फसल MSP पर खरीदी जाएगी। खरीद की मात्रा कोई सीमा नहीं होगी, यानी अनलिमिटेड होनी है। इसमें एक के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। सरकार का मानना है कि अलग अलग फसलों के लिए उत्पादन के लिए पंजाब खेती बेचेगी, जो खेती बेचेगी, भूस्तर पर सुधार होगी और भूमि के बंजर होने से बचाया जाएगा, जिस पर पहले से खतरा मंडराया जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा है कि अगले 2 दिनों में अगर मंचों पर सरकार का प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की योजना तय करेंगे। किसानों की मांग क्या है? MSP की जो कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना, किसानों और खेतों के लिए काम करने मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि माफी, बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। 2021 में लखीमपुर खीरी में हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली। 2020-2021 में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को परिवार को मुआवजा, ये किसानों की मांग है। साल 2004 में MSP स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनी कमेटी क्या थी, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फसलों को MSP गारंटी कानून किसान चाहते हैं, वह कमेटी नवंबर 2004 में MS स्वामीनाथन अध्यक्ष मनमोहन सिंह की अनुयायी पर जो यूपी सरकार में बनी थी। यूपीए राज्य में जो हाल ही में 2004 में नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स का गठन हुआ था और दिसंबर 2004 में अक्टूबर 2006 तक स्वामीनाथन आयोग ने 6 रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन यूपीए राज्य में जो बने आयोग की रिपोर्ट में यूपी राज्य में कभी पालन नहीं हुआ। वो यूपी राज्य में बनी थी लेकिन उनका कभी पालन नहीं हुआ। स्वामीनाथन रिपोर्ट में दिए गए सुझाव क्या कहते हैं? देश में खाद्य और जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए रणनीति बनाई जाए और जो फार्मिंग सिस्टम को प्रोडक्टिव और स्थिरता से सुधार किया जाए। किसानों को मिलने वाले कर्ज का जो फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो। शुष्क भूमि से जो साथ साथ पहाड़ी क्षत्रिय क्षेत्रों के लिए फार्मिंग प्रोग्राम, ये थे सारे। कृषि से जुड़े सामान क्वालिटी और जो कॉस्ट में सुधार हो।
वैश्विक कीमतों पर गिनने पर किसानों को आयात में बचाना, बेहद कृषि के लिए स्थानीय कानून को सशक्त बनाना। अच्छा, C2 प्लस 50% फॉर्मूला। इसके अलावा है किसानों को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। इसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला कहा जाता है। रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल का औसत लागत से कम 50% MSP देना ही सुझाव दिया था। अब तक लागू नहीं हो सकी रिपोर्ट। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में शामिल नहीं किया गया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सरकार थी। हालांकि रिपोर्ट में पेश की गई जाने वाले बाद जो मनमोहन सरकार ने 8 साल का सत्ता में रही, मोदी सरकार जो MSP बढ़ाने का दावा, केंद्र ने दावा किया है कि उसने 2018-2019 के लिए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए वाणिज्यिक फसलों में MSP वृद्धि की है, जिसमें उसने उत्पादन लागत पर जो कम से कम 50% की रिटर्न मिलेगी। वहीं जो किसानों का दावा है कि सरकार अपना फार्मूला लागू करती है तो MSP काफी कम हो जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, देखो इस पे बात करेंगे भाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत ने अबू धाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन W के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए कृषि जो कहाँ हो रही है, देखो ये अबू धाबी में हो रही है। कृषि पर चल रही वार्ता के लिए पब्लिक स्टॉकहोल्डर PH स्थायी समाधान के लिए वकालत की है। दूसरा जो फेयर है हमारा, जो विकसित देश में शुरू भारत के MSP कार्य का समर्थन कर रहे हैं। फिर इसमें जो इंडोनेशिया के बाली में 2013 में मंत्रिमंडल में MSP को लेकर पीस क्लोज हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत स्थायी हल न निकलने पर कोई भी देश अनाज खरीदारी उससे कम दामों पर विस्तृत विरोध नहीं करेगा। तो ये जिसमें थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई मिनट की रिपोर्ट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द अमेंडमेंट ऑफ FDI पॉलिसी ऑन स्पेस सेक्टर अप टू 100% मेकिंग कंपोनेंट्स फॉर सैटेलाइट्स। तो चर्चा में क्यों है FDI, भारत में FDI का क्या रोल है, और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की प्रमुख आवश्यकता क्या है, हाल ही में प्रमुख सफल मिशन कौन कौन से हैं, और भारत के जो अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम प्रमुख बिंदु के अंतरिक्ष में की गई FDI नीति के हाल ही संशोधन क्या है। तो भाई हाल ही में चर्चा में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग में संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो फॉरेन जो ये एक्सचेंज जो है, तो इसमें नीति में संशोधन की मंजूरी दी है। तो GS पेपर थर्ड में रखेंगे, इकोनॉमी में इसको रखेंगे। तो अंतरिक्ष में के लिए FDI नीति के संशोधन 100% FDI अनुमति संशोधन नीति के तहत जो अंतरिक्ष में 100% FDI अनुमति है, जिसका उद्देश्य संभावित निवेशों को अंतरिक्ष कंपनियों को आकर्षित करना है। उदारीकृत जो प्रवेश मार्ग विभिन्न अंतरिक्ष और गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग पर इस प्रकार है। स्वचालित मार्ग के लिए अंतर्गत 74% तक है। उपग्रह विनिर्माण और जो प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादन तथा ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट 74% के बाद गतिविधियां सरकार के अंतर्गत आती हैं। स्वचालित मार्ग के लिए 40% तक। प्रक्षेपण यान और जो संबंधित प्रणालियां उप प्रणालियां अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित और जो रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण जो 49% से गतिविधियां सरकारी के अंतर्गत आती हैं। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक उपग्रह ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए घटकों पोर्ट पुर्जों और जो प्रणालियों के लिए उप प्रणालियों में विनिर्माण है। भारत के अंतरिक्ष में विकास वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थव्यवस्था के साथ हिस्सेदारी 2 से 3%, USA 40%, UK 7%, और साथ ही में यह भी ऐसा है कि जो वर्ष 2023 तक हिस्सेदारी 10% तक हो जाएगी। इससे जो विश्व का सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। हाल में प्रमुख मिशन क्या है, आदित्य L1 और जो चंद्रयान 3, मंगल ऑर्बिटल मिशन, मंगल प्रक्षेपण से प्रगति जो JSLV मार्क 3, लघु प्रक्षेपण जो SSLV और PSLV, ये है भाई देखो। और जो अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए मिशन जो टेली 2003 में सिंगापुर पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह है, और PSLV C51 2021 में ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट और जो उपग्रह 18 घंटों के उपक्रम में लॉन्च किया गया है। अन्य प्रमुख जो विकास हैं तो नाविक है, भुवन है, बढ़ती हुई अंतरिक्ष स्टार्टअप 2023 में जो 189। भारतीय जो अंतरिक्ष नीति 2023 की विशेषता क्या है, इसरो की भूमिका परिवर्तन के लिए इसमें जो इसरो परिचालन अंतरिक्ष प्रणालियों में निर्माण के लिए बाहर निकाला उन्नत जो प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर केंद्रित करेगा। निजी सहभागिता प्रोत्साहन, गैर सरकारी संस्थाएं जो NGE को स्वामित्व वाली जो खरीदारी और जो पट्टे पर लाई गई उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और जो अंतरराष्ट्रीय आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। NGE के लिए लॉन्च की गई
समिति और जो प्रणाली के निर्माण संचालन के लिए साथ साथ अंतरिक्ष परिवहन के लिए पुनः प्रज्य और जो पुनः प्रजित योग्य पुनः निर्वास करने वाली जो प्रौद्योगिकी और प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। एनजी के लिए जो शुद्ध ग्रह संसाधनों और जो अंतरिक्ष संसाधनों के लिए पूंजीगत संकलन के लिए अनुमति दी गई है। लागू किए गए कानून के लिए प्रावधानों के साथ साथ स्वामित्व रखने और जो परिवहन रखने के लिए सभी हकदार हैं। उद्योग और जो सहयोग जो वैश्वीकरण जो है भारतीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष और जो संवर्धन प्रत्यक्ष को स्वास्थ्य रूप में जो गतिविधियां बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए अधिकृत करने वाला अधिकार प्राप्त है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो प्लेटफॉर्मों पर जो वैश्वीकरण अंतरिक्ष घटकों का निर्माण करना, उसकी लेजिंग करना, खरीद करना, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का विपणन करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परिचय जो प्रत्यक्ष निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई बोलते हैं, जिसको कहा से किसी विदेशी इकाई को देश में जो व्यवसाय करने के लिए निवेश में से है। एफडीआई जो इक्विटी सामान्य शेयर और के रूप में किया जा सकता है। यह व्यवसाय किसी भी हिस्सेदारी को नियंत्रण में हो सकता है। भारत में एफडीआई गैर भारतीय निवासी किसी भी भारत में की गई एफडीआई को एफडीआई का कहा जाता है। यह निम्न रूप से हो सकता है: एक, अनुसूचित कंपनी द्वारा कंपनी में निवेश करना, किसी सूचीबद्ध कंपनी को जो पोस्ट इशू और जो पेड इक्विटी जो पूंजी द्वारा 10% है उससे अधिक निवेश करना। वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत में कुल एफडीआई अंतर्व्यय $70.7 मिलियन रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो 2022-2023 में भारत की एफडीआई सबसे अधिक योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे अधिक निवेश जो मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर का था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-2023 के दौरान एफडीआई का बाजार मूल्य रूप में संदर्भ में 6.9% बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण जो सूचीबद्ध कंपनियों को एफडीआई की वृद्धि हुई थी। भारत में एफडीआई हेतु मार्ग स्वचालित मार्ग व्यवस्था के लिए अनिवासी और जो निवेशक और जो भारतीय कंपनी के निवेश के लिए भारत किसी भी अनुमोदन के लिए आवश्यकता नहीं होती। सरकारी मार्ग, इसके अंतर्गत कोई भी भारत सरकारी मंजूरी प्राप्त करने आवश्यक होता है। इस मार्ग के तहत जो कोई भी विदेशी निवेश के प्रस्ताव को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग द्वारा प्रचार किया जा सकता है। भारत में एफडीआई निवेश क्षेत्र धूत और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, अंतर्निय जो विकास अधिकरण, टीडीआर में व्यापार और रियल एस्टेट बिजनेस, ये सारे आते हैं। तंबाकू उत्पादन का विनिर्माण निजी क्षेत्र के लिए खुले गए क्षेत्र है। इसमें परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिचालन समय की जो एफडीआई नीति के अनुसार जो गतिविधियों को छोड़कर शामिल है। लॉटरी व्यवसाय, इसमें जो सरकारी और लॉटरी ऑनलाइन लॉटरी शामिल है। अब क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा टिपिकल जो ये है ये टॉपिक, इसमें जो है हाल ही में सरकार द्वारा अंतरिक्ष जो क्षेत्र में जो स्वचालित मार्ग में अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति दी है, जिसमें शामिल जो प्रत्यक्ष यान और प्रणालियां, उप प्रणालियां, अंतरिक्ष और जो रिसीव करने का सपोर्ट है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सपोर्ट की हिस्सेदारी 2 से 3% है। साथ ही जो आशा है कि वर्ष 2030 तक हिस्सेदारी 10% हो जाएगी। रिजर्व बैंक के अनुसार 2022-2023 में एफडीआई सबसे अधिक योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें 1, 2, 3, तो भाई इसमें हमारा 3rd इज द करेक्ट आंसर है। भाई ये तो हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की और एडिटोरियल की क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।